जय माँ सरस्वती। राधे राधे। मैं इस रिकॉर्डिंग में जूलॉजी लेक्चर नंबर 5 जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यही चैप्टर को कवर करूंगा। लेक्चर नंबर ही 5 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 तक कवर कर लिया था और लेक्चर नंबर 5 अब कवर करूंगा। तो इसमें केवल हम थ्योरी कवर करेंगे। तो थ्योरी आज होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू जानने से पहले पहले हम जान लेते हैं सेल जंक्शन के बारे में। क्या कल भी हम पिछले वाले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें भी हम सेल जंक्शन के बारे में पढ़े थे लोग। तो कनेक्टिव टिश्यू में भी थोड़ा सेल जंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियम टिश्यू है हम उसमें देखे थे कि इसमें ऑल थ्री जंक्शन आर प्रेजेंट, यानी कि इसमें तीनों जंक्शन इसमें होता है एपिथेलियम टिश्यू में, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। तो थ्री जंक्शन कौन कौन होता है? तो एड्रेंट जंक्शन होता है पहले का, दूसरी का होता है गैप जंक्शन, तीसरी का होता है टाइट जंक्शन। यही ना होता है? क्या कि देखो यहाँ पर लिखा होगा, यही एड्रेंट जंक्शन, गैप जंक्शन और टाइट जंक्शन, ये तीनों के तीनों एपिथेलियम टिश्यू में होता है। जबकि कनेक्टिव टिश्यू जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें नो सेल जंक्शन, इसमें सेल जंक्शन नहीं होता है। और जो मस्कुलर मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू हम पढ़ेंगे, तो आगे जो पढ़ेंगे उसमें सेल जंक्शन आर प्रेजेंट, उसमें सेल जंक्शन होता है, उसमें सेल जंक्शन होता है। तो किसमें सेल जंक्शन होता है? एपिथेलियम टिश्यू में सेल जंक्शन होता है, जिसमें थ्री 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 जंक्शन पाया जाता है, तीनों के तीनों पाया जाता है। मस कनेक्टिव टिश्यू में सेल जंक्शन होता ही नहीं है। मस्कुलर का हो या न्यूरल टिश्यू का हो, इसमें सेल जंक्शन आर प्रेजेंट, इसमें सेल जंक्शन होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में। अब कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? तो एपिथेलियम टिश्यू तो कल वाले लेक्चर में पढ़े, आज से हम कनेक्टिव टिश्यू नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखा गया है, सेल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि सेल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। जैसे में ये जो आपका है ये सेल बनाया गया है, ठीक है। सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5। तो हमें बताइए कोई ऐसा सेल है जो नजदीक है? एक दूसरे के दूर दूर में है सब, कोई सटा हुआ नहीं है, एक दूसरे के दूर दूर है। तो पहले का पॉइंट यही निकल के आता है कि जो इस सेल होते हैं, ये जो सेल होती है यानी कि सेल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं लोग। कौन? इस जो सेल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में पहले का पॉइंट निकल के आया कि कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होती है वो एक दूसरे के दूर दूर होती है। और जबकि एपिथेलियम टिश्यू में क्या होता था कि कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू में क्या होता था कि जो सेल्स था वो एक दूसरे के नजदीक था लोग, टाइटली अटैच था लोग। लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, फार अपार्ट है, यानी कि दूर दूर है सब, एक दूसरे के दूर दूर है सभी सेल, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में। तो पहले का पॉइंट ये निकला। दूसरा पॉइंट है कि देयर इज ए लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, देयर इज ए लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तो दूसरा लाइन लिखा है देयर इज ए लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। इस लाइन का मतलब बताते हैं कि ए, ये देखो, ये जो सेल है, इस सेल तो काफी दूर दूर है, और इस दूर दूर है तो इसमें क्या है, स्पेस है, काफी स्पेस है। तो इसलिए बोला गया है कि कनेक्टिव टिश्यू में स्पेस भी होता है, कि देयर इज ए लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, जो खाली रहता है। तो खाली स्थान को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो इस खाली स्थान में जब है, तो इस खाली स्थान में कुछ ना कुछ भरेगा ना। तो वो भरेगा, क्या भरेगा? तो देखो, इस खाली स्थान में ड्रेस करके जो ये ब्लू कलर का ड्रेस भरा गया है, तो उसको क्या कहते हैं, इस खाली स्थान में भरते हैं। तो देखो, तो लिखा गया है इन द इंटरसेलुलर स्पेस, यही इंटरसेलुलर स्पेस जो है उसमें इज फील्ड, फील्ड हो रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस में फील्ड हो रहा है। कौन क्या फील्ड हो रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसमें डाला जा रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस में फील्ड किया जा रहा है, ठीक है।
तो एक तीसरी का पॉइंट निकल के आया, दूसरी का एक खाली होता है और उस खाली स्थान में क्या डाला जाता है, तो भरने के लिए तो इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भरा जाता है, ठीक है। चौथा लाइन लिखा गया है कि जो एक उसको फील्ड के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जो इंटर सेलुलर स्पेस में जो भरा जाता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है फील्ड बिटवीन द सेल्स कंसिस्ट ऑफ। तो ये चार नंबर का मतलब क्या है कि जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स फील्ड बिटवीन द सेल्स कंसिस्ट ऑफ, यानी कि दो सेलों के बीच में, माने सेलों के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भरा गया है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भरा गया है, क्या चीज से बना हुआ है, किस चीज से, तो प्रोटीन फाइबर और ग्राउंड ग्राउंड सबस्टेंस इसमें भरा गया है, ठीक है। तो प्रोटीन फाइबर भरा गया है, उसमें फिल्ड किया गया है, तो प्रोटीन फाइबर कौन सा हो गया, तो देखो ये ब्लू कलर का जो खींचा गया है, ये ब्लू कलर का जो खींचा गया है ये है प्रोटीन फाइबर, यहाँ पे प्रोटीन फाइबर लिखा गया है। ग्राउंड सबस्टेंस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इसमें जिसको ग्राउंड सबस्टेंस मैट्रिक्स भरा गया है, तो ग्राउंड सबस्टेंस कौन हो गया, जो डॉट 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 चारों चारों तरफ इसके ग्राउंड में चारों तरफ भरा गया डॉट डॉट करके इसके अंदर, उसको हम ग्राउंड सबस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जो मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जो किससे बना हुआ है, ग्राउंड सबस्टेंस किससे बना हुआ है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या भरा होता है, तो एक तो प्रोटीन फाइबर भरा होता है और दूसरा ग्राउंड सबस्टेंस भरा होता है, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में दो चीज़ों भरा होता है, दो चीज़ों भरा होता है, एक प्रोटीन फाइबर, एक एक ग्राउंड सबस्टेंस भरा होता है। और जो ग्राउंड सबस्टेंस है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। जो ग्राउंड सबस्टेंस बना हुआ है किससे, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोटीन फाइबर, तो यहाँ प्रोटीन फाइबर ए वाला हो गया, और ग्राउंड सबस्टेंस कौन हो गया, जो डॉट 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 करके लिख चारों तरफ भर दिया गया वो ग्राउंड सबस्टेंस है, ठीक है। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, इसमें ब्लड बहुत अच्छा तरह से सप्लाई होता है। तो इसमें ब्लड एक कैपिलरी, इसमें ब्लड कैपिलरी बना लो, यानी कि याद रहे कि इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें बहुत अच्छा तरह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है, यानी कि गुड सप्लाई, समझ गया, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने देख लिया, यहाँ तक ले देखे हैं अभी। और सेल जंक्शन तो हो ही गया है। और फिर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ लाइनें हैं और इसको देख लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखा गया है कि मोस्ट abundant एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, यानी कि एनिमल, यानी कि मानव शरीर में जो शरीर मिला है, मानव शरीर में मोस्ट एब्यूडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि ये हर जगह आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल जाएगा। मानव मानव शरीर में, एनिमल में हर हर जगह आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि चारों तरफ कहीं कहीं भी आपको मिल जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इन द बॉडी, बॉडी में कहीं पर मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स एनिमल। दूसरा लाइन लिखा है कि दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ द स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड या ऑर्गन, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो किसमें काम आता है, तो कनेक्टिव टिश्यू लिंकिंग में काम आता है, एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन्स, यानी कि कहने का मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है वो लिंक में काम आता है, जैसे बोन को बोन में कनेक्ट करना, या सपोर्ट में काम आता है किसी, जैसे में खड़े होने में सपोर्ट करना, जैसे बोन के सहारे ना आदमी खड़ा रहता है, सपोर्टिंग में काम आता है। अदर अदर टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन में सब में कनेक्टिव टिश्यू काम आता है। तो कनेक्टिव टिश्यू का एनिमल में बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है।
तो कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी। और कनेक्टिव टिश्यू का काम है, ट्रांसपोर्ट में भी इसके काम है सब्सटेंस इन द बॉडी। जो ब्लड इसके एग्जांपल हो गया, ब्लड सब्सटेंस इसका एग्जांपल हो गया। जिसमें ब्लड में कौन कौन आता है, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज इसका एग्जांपल हो गया न्यूट्रिएंट का, गैसेज हो गया, हार्मोन्स हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, ये सब ब्लड का एग्जांपल हो गया। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का। लिगामेंट का मतलब, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू में जो इसका एग्जांपल एक देते हैं कनेक्टिव टिश्यू का, जो लिगामेंट है, तो लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। ठीक है, लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का काम बस यही है कि कनेक्ट करना है, किसी चीज को जुड़े रहना। और जैसे एग्जांपल दूसरा ले लो, टेंडोन का काम, तो टेंडोन का काम क्या है, टेंडन का काम है टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसका काम है मसल टू बोन को कनेक्ट करना। मसल से क्या करता है, बोन बोन मसल टू बोन को कनेक्ट करना, मसल और बोन में कनेक्ट करना ही टेंडन का काम है। तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। तो कनेक्टिव टिश्यू का बहुत ज्यादा योगदान है एनिमल एनिमल में। ठीक है, तो पहले लाइन, मोस्ट abundant एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। इस लाइन का मतलब क्या मैंने बोला था, इस लाइन के मतलब यही बोला, जैसे में बताओ कि हमारे शरीर में हर एक जगह क्या है, मसल्स है, बोन है, तो हर जगह मिल जाएगा कि नहीं, हाथ में मिल जाएगा, पैर में मिल जाएगा, माथे में मिल जाएगा, हर एक जगह बोन है। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट एब्यूडेंट कहीं पर मिल जाए, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं पर भी मिल जाएगा टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। तो इसलिए हम ये कनेक्टिव टिश्यू में ये सब होता है। तो ये भी बात जान लो कि कनेक्टिव टिश्यू ही एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे ब्लड ही हो गया, तो ब्लड के देख लो, हर एक जगह पर ब्लड है, ब्लड के तो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और दूसरा जो लाइन है कि दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ द स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकेज। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कनेक्टिव टिश्यू लिंक का काम करता है, इसका काम फंक्शन है, जो इसका लिंकिंग का काम है। इस लिंक कैसे करता होगा, तो देखो, इसके एग्जांपल से समझते हैं कि लिगामेंट क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो लिगामेंट का काम क्या होता है, बोन टू बोन कनेक्ट करना, यानी कि बोन से बोन कनेक्ट किया रहता है। तो लिंकिंग का काम किया ना, तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू जो है वो वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे शरीर के लिए, बहुत। ठीक है, मतलब अधिकांश कनेक्टिव टिश्यू का योगदान होता है हमारे शरीर में, बोन से बोन को कनेक्ट करना। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का ही काम है, यानी कि लिंक किया है। ठीक है, एंड सपोर्ट का काम करना ऑफ अदर टिश्यू एंड या ऑर्गेन, सपोर्ट देता है कि खड़ा हो, मतलब सीधा खड़ा होने का, बोन बोन बोने की वजह से ना आदमी सीधे खड़ा हो पाता है। तो इसको मतलब सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग का काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू काम करता है। ठीक है, और लिंक्डइन में दूसरा एग्जांपल कौन है, टेंडन। टेंडन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल टू बोन कनेक्ट करता है। ये भी लिंकिंग के काम कर, लिंक एक दूसरे को कनेक्ट करता है। ठीक है, मसल से बोन को कनेक्ट करने का काम किसका है, टेंडन का है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, लिंकिंग। लिंकिंग यानी कि लिगामेंट, टेंडन, टेंडन। लिगामेंट का काम है बोन से बोन कनेक्ट करना, टेंडन का काम है मसल टू बोन कनेक्ट करना। ये हो गया लिंकिंग का। दूसरा फंक्शन क्या है, सपोर्टिंग का। तो सपोर्टिंग का मतलब बोन, बोन के सहारे हम लोग किसी खड़ा हो पाते हैं, मतलब टाइट खड़ा हो सकते हैं, मैंने स्ट्रेच सीधा खड़ा होते हैं। ठीक है, बोन के सहारे। तो सपोर्टिंग का भी काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और आगे वाला लाइन है कि कनेक्टेड टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस है, यानी कि ऐसा कौन ऐसा कनेक्टेड टिश्यू है जो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराता है। तो वो कौन सा सब्सटेंस है, तो इसका एग्जांपल है ब्लड। ब्लड एक ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है एक जगह से दूसरे जगह
काम करता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। तो कौन से उस सब्सटेंस का नाम है न्यूट्रिएंट, जो जिसके एग्जांपल हो जाए ग्लूकोज, गैसेस का सब्सटेंस होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ब्लड तो एक कनेक्टिव टिश्यू है ही, ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है ही। तो ब्लड कौन कौन सा सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराता है, तो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कराता है, गैसेस का कराता है, ब्लड के सारे गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कराता है, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराता है, कौन ब्लड, ब्लड के सारे ही सब होता है। तो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। तो आपके ये जो चीजें हैं, ये चारों के चारों आपके ब्लड में घुल कर ही ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं होंगे। तो ये ब्लड के सहारे ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसलिए ये ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो हम इस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाने, ठीक है। और इस कनेक्टिव टिश्यू को जानने के बाद अब हम इसको, अब कनेक्टिव टिश्यू को टाइप टाइप पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं। अब वही जान लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप के बारे में जानते हैं। तो इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाएंगे, जैसे में ब्लड में कुछ और सेल पाएंगे, बोन में कुछ और सेल पाएंगे, मतलब मिलेंगे। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग सेल के बारे में जानेंगे, किसमें कौन सा सेल मिलता है, ठीक है। तो पहल का हो गया आपका सेल के बारे में जानेंगे, और दूसरा हम टाइप जानेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाइबर इसी कनेक्टिव टिश्यू में, कि किसमें प्रोटीन फाइबर्स में, किसमें मतलब किसमें कौन सा प्रोटीन फाइबर मिलेगा इस कनेक्टिव टिश्यू में, दूसरा हम जानेंगे, ठीक है। और तीसरा कनेक्टिव टिश्यू में जानेंगे कि ग्राउंड सब्सटेंस होता क्या है, किसी में ग्राउंड सब्सटेंस होंगे, किसी में ग्राउंड सब्सटेंस नहीं होंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू में बस हमें यही जानना है कि किसमें कौन सा सेल होंगे, किसमें ग्राउंड सब्सटेंस होंगे, किसमें टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स होंगे। बस यही तीनों बात हमें, मूल बात यही है कनेक्टिव टिश्यू में जानने के लिए, ठीक है। यही हम तीनों बात जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू में। तो इन तीन आधारों पर कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग होते हैं, ठीक है। इन तीन आधारों पर कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग होते हैं। तो पहले क्या होते हैं, प्रो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दो तरह के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दो टाइप का है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप का है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एनसीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरे का एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप का, एरियोलर एरी एरियोलर एरियोलोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दो टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और डेंस कनेक्टिव भी दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव का भी दो टाइप्स और लूज कनेक्टिव टिश्यू का भी दो टाइप होता है। तो कनेक्टिव प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर देख लिए, अब देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप का होता है, स्केलेटल कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, दो तरह का, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन आ जाएंगे, कार्टिलेज और बोन आ जाएंगे। तो कार्टिलेज और बोन के बारे में पढ़ेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आ जाएंगे, और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज और बोन आ जाएंगे। और एक बात जान लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसमें प्रोटीन जो फाइबर है और अब्सेंट इसमें होता ही नहीं है। प्रोटीन फाइबर अब्सेंट होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में प्रोटीन फाइबर्स होता ही नहीं है, ठीक है। ये बात याद रख लीजिएगा।
तो अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ये दोनों के टाइप देख लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, पहले प्रॉपर इसको स्टार्ट करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में जानते हैं कि लूज लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम पहले का लाइन लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पहले का डिफरेंस देखेंगे कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें सेल्स आर मोर इन नंबर, यानी कि जो सेल्स होते हैं ना, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में अधिक होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स जो होते हैं, वो सेल्स सेल्स सेल आर लेस इन नंबर, यानी कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में ज़्यादा होते हैं सेल, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल जो होते हैं अधिक होते हैं। और पहले का डिफरेंस देख लिए, दूसरा डिफरेंस देखेंगे कि ग्राउंड सबस्टांस जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वो मैक्सिमम होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में, अधिक होता है, ठीक है। जिस और जो ग्राउंड सबस्टांस होता है वो सेमी फ्लूइड होता है। सेमी फ्लूइड का मतलब हो गया है न न ज़्यादा लिक्विड होता है, न ज़्यादा सॉलिड होता है, यानी कि सेमी फ्लूइड रहता है, मध्यमा रहता है, मध्यमा बीच वाला रहता है, सेमी फ्लूइड उसको बोलते हैं, ठीक है। और तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो ग्राउंड सबस्टेंस होता है वो अधिक होता है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सबस्टेंस लेस, यानी कि कम होता है। इसमें यानी कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स भी कम हुआ और ग्राउंड सबस्टेंस भी कम हुआ। इसमें सेल्स भी ज़्यादा हुआ और ग्राउंड सबस्टेंस भी ज़्यादा हुआ, ठीक है। इसमें दो दो बात जान लिए। और तीसरा जो लाइन लिखा गया है कि फाइबर्स, यानी कि जिसको प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन फाइबर्स बोल सकते हैं, प्रोटीन फाइबर जो होते हैं आर लेस इन अमाउंट, यानी कि इसमें एक कम हो गया, प्रोटीन फाइबर एक कम हो गया, नहीं तो दोनों मैक्सिमम होता था, ज़्यादा होता था, लेकिन प्रोटीन फाइबर लूज कनेक्टिव टिश्यू में कम होता है, आर आर लेस इन अमाउंट में होता है, कम मात्रा में होता है लूज लूज कनेक्टिव टिश्यू में। जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में प्रोटीन फाइबर आर मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है प्रोटीन फाइबर्स, और मैक्सिमम होता है किस में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में प्रोटीन फाइबर्स ही है जो मैक्सिमम होता है, प्रोटीन फाइबर्स डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो प्रोटीन फाइबर मैक्सिमम होने के कारण इसका नाम डेंस कनेक्टिव टिश्यू पड़ गया। डेंस का मतलब क्या होता है, जैसे डेंस फॉरेस्ट यानी कि जंगल ही जंगल है, वैसे ही फाइबर प्रोटीन फाइबर्स आर मैक्सिमम, यानी कि प्रोटीन फाइबर्स अधिक है, ज़्यादा है, ठीक है। फाइबर से इसलिए इसका नाम डेंस कनेक्टिव टिश्यू पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में देख लिए। अब हम देखेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो इसका एग्जांपल है, इसका टाइप हो रहा था जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एग्जांपल इसका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो बाद में हम देखेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो आइए हम बिना देर किए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम जानते हैं कि ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, ठीक है। तो एरियोलर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में हम पहले जान लेते हैं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में सेल पहले कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसे ऐसे सेल बना है, ये आपका सेल बन गया ब्लू कलर का, यहाँ पर भी आपका सेल बन गया, यहाँ पर भी आपका सेल बन गया, और आपका यहाँ पर भी सेल बन गया। तो इसका कौन कौन सा सेल का नाम है, तो देखो इस जो ये वाला है सेल, इसका प्लाज्मा प्लाज्मा सेल है, ये इसका नाम क्या है, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल। ये वाला ये वाला जो आपको सेल दिख रहा है, इसका नाम मास्ट सेल है, ठीक है। और आपका ये वाला जो इसमें पहला जो सेल होगा वो आपका फिब्रोब्लास्ट सेल होगा, पहला का सेल हो गया, दूसरा माइ माइक्रोफेज सेल हो गया, तीसरा प्लाज्मा प्लाज्मा सेल हो गया, चौथा मास्ट सेल हो गया। यानी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आपका ये 4 सेल दिख गया, ठीक है। तो
तो सेल जो है चार को, तो चारों के बीच में तो स्पेस है, तो इस स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इस इंटरसेलुलर स्पेस में क्या भरा रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कौन कौन सा आते हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेस में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भरे होते हैं। तो आइए हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये जो आपका है, ये आपका कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर कोलिजन फाइबर ये आपका है, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कौन कौन से भरे गए, कौन कौन से आ गए, तो ये कोलिजन फाइबर से आ गए। एक ये वाला को हम कोलिजन फाइबर्स बोलेंगे। और ये वाला जो आपका रेड वाला दिख रहा है, ये इलास्टिक फाइबर आ गए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, इसको भी इलास्टिक फाइबर से दोनों होगा। और ये जो आपका डॉट 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 चारों तरफ दिख रहा है, ये क्या है, ग्रुप सबस्टेंस है। ग्रुप सब्सटेंस कहो यानी कि मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सॉरी, ग्राउंड सबस्टेंस। ग्राउंड सबस्टेंस जो है ये इसमें भरे गए, यानी कि चारों तरफ जो डॉट 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 करके भरा गया है, ग्राउंड सबस्टेंस है, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपका ये सब फाइबर्स भर गए, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि ये सेल और फाइबर्स के बीच में कितना जगह है, इस सब जगह में क्या भरा है, ग्राउंड सबस्टेंस भरे है ना। तो जो जो ये जगह बचा है, इसी को तो एरियोला बोलते हैं, एरियोला। जो एक दूसरे मतलब फाइव कोलिजन फाइबर और इस मास्ट सेल इसके बीच में, यानी कि सेल और फाइबर्स के बीच में अगर जगह बचा है ना, उसको हम एरियोला बोलते हैं, जिसको खाली जगह है। एरियोला का मतलब ही होता है खाली जगह। तो एरियोला यानी कि ओपन स्पेस हो गया, खुला हुआ जगह को हम एरियोला बोलेंगे। तो इसी एरियोला से नाम पड़ गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसी एरियोला से नाम पड़ गया कथी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो हम एरियो एरियोला, एरियोला का मतलब ओपन स्पेस। ओपन स्पेस तो इसका मतलब क्या हुआ, तो लॉट्स ऑफ स्पेस इज प्रेजेंट प्रेजेंट बिटवीन नेटवर्क ऑफ सेल एंड फाइबर, यानी कि सेल एंड फाइबर, यानी कि फाइबर है और ये सेल है, और इसके बीच का स्पेस को हम क्या बोलेंगे, यानी कि लॉट ऑफ स्पेस को हम एरियोला बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ओपन स्पेस, तो क्या हो जाएगा, लॉट्स ऑफ स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन नेटवर्क ऑफ सेल्स एंड फाइबर, यानी कि सेल्स एंड फाइबर के बीच के स्पेस को हम एरियोला बोलेंगे, यानी कि ओपन स्पेस बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट से लिखा गया है कि एरियोलर कनेक्टिव जो टिश्यू है, इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम क्यों पड़ा, तो एज सेल एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो सेल है और इसमें का जो फाइबर है, इसमें का जो ये सेल है या इसमें का ये जो सेल है और इसमें का ये जो फाइबर है, वो क्या है, लूजली अरेंज है, यानी कि टाइट अरेंज नहीं है। यानी कि लूज ढीला ढाला अरेंज है, मतलब कहने का मतलब यही है कि टाइटली अरेंज नहीं है, लूजली अरेंज है। आपका इसमें कितनों मतलब और भी इसमें सामान रह सकता था, लेकिन लूजली अरेंज है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का नाम लूज कनेक्टिव टिश्यू इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सेल और फाइबर जो है वो लूजली अरेंज्ड है, टाइटली अरेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक लोग देखें, और फिर हम इसके सेल के बारे में फिर हम देखेंगे। तो इसी सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, ये जो सेल है ना चारों, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल और मैक्रोग्राफ सेल और फिब्रोब्लास्ट सेल। तो इस सेल के बारे में कुछ बातें लिखा गया है कि इस सेल के बारे में, कि पहले हम देखेंगे फिब्रोब्लास्ट सेल के बारे में, कि फिब्रोब्लास्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि फिब्रोब्लास्ट होता क्या है। तो लार्जेस्ट सेल ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, जो ये आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें का सबसे बड़ा जो सेल होता है वो फिब्रोब्लास्ट है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा सेल कौन सा दिख रहा है, तो फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट सेल जो होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का सबसे लार्जेस्ट सेल फिब्रोब्लास्ट ही होता है, ठीक है।
और दूसरा लाइन लिखा है कि मैक्सिमम इन नंबर इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में जो सबसे ज्यादा सेल पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में जो सेल पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है? फिब्रोब्लास्ट में ही पाया जाता है। ठीक है, फिब्रोब्लास्ट में ही सबसे अधिक सेल पाया जाता है। ठीक है। और तीसरा लाइन जो फिब्रोब्लास्ट के बारे में लिखा गया है कि जो फिब्रोब्लास्ट होता है वो मेक्स यानी कि बनाते हैं ऑल सभी प्रोटीन फाइबर को एंड एंड ग्राउंड सबस्टेंस इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, यानी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में जो ग्राउंड सबस्टेंस है, जो यहाँ पे ग्राउंड सबस्टेंस डॉट 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 करके ग्राउंड सबस्टेंस है, और आपका जो ग्राउंड सब्सटेंस और प्रोटीन फाइबर्स जो है, आपका जितने भी प्रोटीन फाइबर्स आपको चारों ओर दिख रहा है, ये सबको बनाता है, सबको मेक यानी कि बनाता है। सभी को कौन बनाता है? तो फिब्रोब्लास्ट ही बनाता है। ठीक है, फिब्रोब्लास्ट ही बनाता है। और आपका ग्राउंड जो ये सबस्टेंस है, यहाँ पे जो आपका डॉट डॉट करके ग्राउंड सबस्टेंस है, ये किससे बना है? तो देख लो किससे बना है। ग्राउंड सबस्टेंस मेड अप ऑफ किस म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना है। ग्राउंड सब जो ग्राउंड सबस्टेंस है वो मेड अप ऑफ किससे बना है? तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना है ग्राउंड सबस्टेंस। ठीक है। तो आपका फिब्रोब्लास्ट सेल के बारे में जान लिए, और अब दूसरा सेल के बारे में जानेंगे। तो फिब्रोब्लास्ट सेल के बारे में जान लिया, मास्ट सेल के बारे में जानते हैं कि मास्ट मास्ट सेल होता क्या है। तो मास्ट सेल होता क्या है? रिलीज थ्री टाइप ऑफ केमिकल्स। तो आपका जो ये मास्ट सेल है वो तीन तरह का केमिकल रिलीज करता है, यानी कि रिलीज थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल्स, यानी कि थ्री टाइप्स, तीन तरह से ये केमिकल रिलीज करता है। तीन तरह का केमिकल ये रिलीज करता है मास्ट सेल। और आपका जो ये मास्ट सेल तीन तरह का केमिकल रिलीज करते हैं, तो पहल का कौन सा रिलीज करते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पहले जो मास्ट सेल होता है, तो उसमें पहले का कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं? तो हिस्टोमिन रिलीज करते हैं। उसके बाद सीरोटोनिन रिलीज करते हैं। उसके बाद हिपेरिन हिपेरिन भी रिलीज करते हैं। तो हिस्टामिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सीरोटोनिन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम हिपेरिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपका जो है हिस्टोमिन जो है, वो हिस्टोमिन क्या होता है कि इट इज ए वेजो वेजो डायलेटर, ये जो डायलेटर, तो इट इज ए वेजो डायलेटर हिस्टोमिन होता है। ठीक है। तो ये वेजो डायलेटर क्या होता है देखते हैं। तो देखो, तो वेसोडिलेटर क्या होता है कि एक तो ये आर्टरी हो गया। तो आर्टरी जो होता है ना, आर्टरी, ये क्या करता है? तो आर्टरी जो होता है जनरली क्या करता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करता है। ठीक है। तो आपका तो आपका हिस्टोमिन क्या करता है? तो आपका हिस्टोमिन जो है ये क्या करता है? किसी भी आर्टरी का, ये क्या है? आर्टरी, आर्टरी का क्या करता है? डायमीटर बढ़ा देता है। पहले इतना था, अब बड़ा हो ना गया, तो डायमीटर ही बढ़ा देता है। ठीक है। हिस्टोमिन का यही काम होता है, आर्टरी का क्या बना देना? डायमीटर बढ़ा देना, यानी कि छोटा से बड़ा बना देना। तो हमें बताइए कि वेजो डायलेटर का मतलब क्या होता है? वेजो का मतलब वही होता है ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल यानी कि इंक्रीजेज डायोमीटर ऑफ ब्लड वेजल, ब्लड वेजल लाइक आर्टरी। तो आर्टरी क्या हुआ? मतलब इंक्रीज हुआ, बड़ा, पहले इतना छोटा था और इससे छोटा होकर ये कितना बड़ा हो गया? इसके कारण, हिस्टामिन के कारण ही बड़ा हुआ आर्टरी। ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ कि इंक्रीजेज डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल लाइक आर्टरी। तो इसका डायमीटर देखो, इसका डायमीटर इतने हैं, और इसका डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना है। तो इसका इंक्रीज करना ही क्या है, किसका काम है? तो हिस्टामिन के काम है। तो देखो,
डायमीटर 12 होने से क्या फायदा है, मतलब इसका क्या एथी है? तो आर्टरी का जब डायमीटर 12 होता है तो इसका यही फायदा होता है कि ब्लड जो है ज्यादा कैरी कर पाएगा, मोर ब्लड, यानी कि अधिक इसमें ब्लड आ पाएंगे। इसमें कम कम ब्लड आएंगे, इसमें अधिक ब्लड नहीं आएंगे, तो जिसके कारण हिस्टामिन जो है वो 12 कर देता है डायमीटर के। तो इसलिए इसलिए जो आर्टरी होता है कैन कैरी मोर ब्लड, यानी कि अधिक मात्रा में इसमें ये क्या आ जाते हैं, ब्लड आ जाते हैं डायमीटर इंक्रीज होने के कारण। जो इंक्रीज करता है कौन? तो आपका यही हिस्टामिन करता है। यानी कि इस इस आर्टरी का डायग्राम, मतलब डायमीटर बढ़ा देना ही हिस्टोमिन का काम होता है, और इस आर्टरी का डायमीटर घटा देना ही सीरोटोनिन का काम होता है। सिर्फ इसका उल्टा, बढ़ा देना है हिस्टोमिन का काम, और घटा देना है, आर्टरी को घटा देना है सीरोटोनिन का काम। क्योंकि देखो, इट इज ए वेसो वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है। ये जो होता है, इट इज ए वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, और इट इज ए वेसो डायलेटर होता है। वेसो का कंस्ट्रिक्टर होता है और ये वेसो डायलेटर होता है। तो ये क्या करता है, सीरोटोनिन आर्टरी को क्या करता है, इनके इसमें इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज कर देता है, घटा देता है। देखो आर्टरी इतना है और घट के कितना हो गया, कम हो गया। यानी कि सेम इसका उल्टा सीरोटिन होता है, यानी कि हिस्टामिन का उल्टा सीरोटिन होता है, सेम टू सेम उल्टा। तो आर्टरी को क्या करता है, तो डिक्रीज करता है, डिक्रीज डायोमीटर ऑफ ए ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में कौन आ जाएगा, आर्टरी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आर्टरी विल कैरी लेस ब्लड। तो जिसके ये ज्यादा होता था, डायमीटर अधिक होता था, तो इसमें अधिक ब्लड आ पाते हैं, मैंने अधिक ब्लड इसमें रहते हैं। और इ- इसमें कम डायमीटर है, यानी कि अधिक से इसमें कम हो गए डायमीटर, तो इसमें लेस ब्लड रहेंगे, यानी कि कम ब्लड इसमें कैरी हो पाएंगे, यानी कि कम ब्लड इसमें रह पाएंगे, इसमें ज्यादा ब्लड रह पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया है कि आर्टरी विल कैरी लेस ब्लड, यानी कि कम ब्लड इसमें आ पाएंगे इसके कारण, ठीक है। डिक्रीज होने के कारण, डिक्रीज डायमीटर ऑफ ए ब्लड वेसल्स में आर्टरी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको हिस्टामिन और सेरोटोनिन के बारे में बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे हेप हेपेरिन के बारे में। हेपेरिन होता क्या है? तो आपका हिपेरिन जो है, हिपेरिन ये जो है एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट कौन है, हिपेरिन जो है, ठीक है। और ये करता क्या है, हिपेरिन के काम क्या है, हिपेरिन करता क्या है? तो आपका हेपेरिन जो होता है एंटी कोगुलेंट होता है। इसका काम यही होता है कि स्टॉप ब्लड क्लोटिंग। स्टॉप ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग का मतलब यही होता है कि ब्लड क्लोटिंग का मतलब यही होता है कि स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम ए वुंड। यानी कि जैसे में आपको चोट लग गया, और चोट लगने के अथी से आपको वहां से ब्लड का स्राव आ रहा है, यानी कि ब्लड वहां से निकल रहा है। आपको मतलब कहीं कट गया, कटने के बाद आपको ब्लड वहां से निकल रहा है, उसको रोकना ही ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। तो आपका जैसे में वहां पे क्या होता है, ब्लड निकलते निकलते क्या होता है, कुछ समय ऐसा आता है कि ब्लड रुक जाता है, वहां पे एक पपड़ा टाइप में आ जाता है और ब्लड रुक जाता है। तो ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, यानी कि स्टॉप स्टॉप ब्लडिंग हो जाता है फ्रॉम ए वुंड। चोट लगा हुआ जो जहाँ पे चोट लगा रहता है वहां पे से ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ब्लड आना बंद हो जाने के कारण, मतलब किसके कारण है, तो हेपरिन के कारण। हेपरिन का काम क्या है, यानी कि ब्लड आना, यानी कि ब्लड आने का रोकना, उसको रोकना ही हेपरिन का काम है, ठीक है। हेपरिन का बस वही काम है। तो आपका जो ये जितना भी हम पढ़े यहाँ पे 1 2 3, तीनों के तीनों ये मास्ट सेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। मास्ट सेल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर कितना था, ये 5। तो लेक्चर नंबर यहाँ पे आपका 5 समाप्त होता है। तो लेक्चर नंबर 5 यहाँ पर आपका समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।
राधे राधे।